हेलो गाइस, मेरा नाम मनीष प्रसाद है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज जो हम ये सेशन लेकर के आए हैं ये उन बच्चों के लिए है जो आईसीएसई में पढ़ रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट जो है कमर्शियल स्टडीज़ है। यकीन मानिए कि आज तक जिन बच्चों ने कमर्शियल स्टडीज़ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वही हमारी ये सीरीज़ देख लें। वो इस सीरीज देखने के बाद वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि यदि उन्होंने ईमानदारी से इस सीरीज को देखा और सारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए तो इसकी एश्योरिटी मैं देता हूं कि वो मोर देन 80% चीज़ें जो है वो एग्जामिनेशन में कॉमन पाएंगे। इस सीरीज के अंदर हम टोटल 5 वीडियोस लेकर के आएंगे और 5 वीडियोस के अंदर हम 5 मॉक टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प हो सके जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू भी नहीं की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1 फॉर ICSE कमर्शियल स्टडी स्टूडेंट्स क्लास 10th। तो आज जो हमारे सामने कमर्शियल स्टडीज का जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहला मॉक टेस्ट पेपर का हम स्टार्ट कर रहे हैं करना। और देखिए हमारे सामने ये मॉक टेस्ट है जिसका फर्स्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों के सामने। तो इसमें देखिए जनरली ये पूरा का पूरा आपके बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड है। आप इसको एज अ गेस्ट पेपर भी ले सकते हैं और इसको आप एक तरीके से मॉक टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं। जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है वो लोग इसे अटेंड करें तो उनकी तैयारी एक्सेल हो जाएगी। जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है वो लोग भी इसे अटेंड करें तो उनका मार्क्स जो है अपग्रेड होगा। आप अपने एग्जामिनेशन में देखेंगे कि आपके 80% क्वेश्चन जो हैं इस सेक्शन से पूरे के पूरे कॉमन आ रहे हैं। साथ में हम लोगों ने एमसीक्यू भी डिस्कस करा हुआ है और सारे के सारे 5 पेपर्स में हमने जो एमसीक्यूज कवर किए हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। आपका जो कमर्शियल स्टडीज का जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में बटा होगा। देख लीजिए आपका कमर्शियल स्टडीज का पेपर 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमें चारों के चारों क्वेश्चंस करने होंगे, जबकि सेक्शन बी में हमारे पास जो है 4 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन 1 जो है वो सारा का सारा कंपलसरी रहता है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर मेई फिएट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मीन्स। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो लैटिन फ्रेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है ऑटमोस्ट गुड फेथ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ। मान लीजिए जो कैपिटल इन्वेस्टर्स ने आपके यहां पे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना, तो ये किसका एक्सपेक्टेशन होता है कि उनका कैपिटल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास, कंपनी के पास सेफ रहेगा। एम्प्लॉय का, क्रेडिटर्स का, सोसाइटी का कि एम्प्लॉयर का। तो देखिए आपका आंसर होगा एम्प्लॉयर्स। करेक्ट आंसर विल बी योर एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट, मार्केटिंग इज, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। तो देखिए जब मार्केटिंग के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रेफर्ड टू एज मार्केटिंग। लेकिन समय के साथ मार्केटिंग का जो डेफिनेशन था उसके अंदर एक वास्ट चेंजेस हमको देखने को मिला और आज के टाइम पे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कहता है कि मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। दैट मींस कि पहले के टाइम पे मार्केटिंग जो था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कहता है कि मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल स्टेक होल्डर। इनमें से कौन सा एक इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं है? एम्प्लॉयर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज एंड क्रेडिटर्स। आप अच्छे से जानते हैं एम्प्लॉयर्स इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शेयर होल्डर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों के तीनों तो क्या हुए? इंटरनल स्टेक होल्डर्स हुए। तो एक्सटर्नल कौन है? योर करेक्ट आंसर विल बी
क्रेडिटर्स, ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज कंज्यूमर राइट? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो कंज्यूमर राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी। ऑप्शन बी सी डी जो है ये हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज आवर फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। डैश आर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, यूटिलिटीज एंड सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। डैश आर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, इंटेंजिबल बेनिफिट्स द बेनिफिट्स विच वी कांट टच, मतलब वो बेनिफिट जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उसे क्या करते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट, मार्केट, प्राइस और सर्विसेज। सो मैक्सिमम ऑफ यू नोज दैट द आंसर विल बी सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्विसेज। सर्विसेज आर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, यूटिलिटीज एंड सेटिस्फैक्शंस व्हिच आर ऑफर्ड फॉर सेल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, प्राइस content. Now come to question number 7. Distribution of free sample, price contests, clearance sales are examples of consumer exploitation, capital receipt, sales promotion technique, objectives of pricing. So sir, लोगों के बीच में सैंपल बांटना, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करना, प्राइस कॉन्टेस्ट रखना, क्लियरेंस सेल्स दिखाना, ये सारे के सारे सेल्स को बढ़ाने के टेक्निक है। और जो भी सेल्स को बढ़ाने की टेक्निक होती है हम उसे कहते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नॉन रिकरिंग रिसीट्स लाइक एडिशनल कैपिटल लोन एटसेट्रा आर। देखिए मतलब वो रिसीट्स, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग नेचर के जितने भी रिसीट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल रिसीट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ यू नोस द एग्जैक्ट आंसर दैट नॉन रिकरिंग रिसीट्स आर कैपिटल रिसीट्स। मतलब नॉन रिकरिंग जो रिसीट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कैपिटल रिसीट्स होते हैं। यहां पे भी देख लेंगे आप, आंसर दिया हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इंडिविजुअल्स हु आर हायर्ड टू डू अ स्पेसिफिक जॉब्स आर नोन एज, मतलब वो लोग जिनको हम हायर करते हैं कोई काम को करने के लिए, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, आर कॉल्ड एम्प्लॉइज। उन्हें क्या कहते हैं? हम एम्प्लॉइज कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Which consumer rights allows the consumer to register his or her dissatisfaction at appropriate forum? कौन सा कंज्यूमर राइट जो है वो कंज्यूमर को अलाउ करता है कि वो अपने डिससेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकता है? जो 3 तरीके का जो कंज्यूमर रीएड्रेशल सेंटर्स बनाए गए हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट में स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन, वहां पे आप अपने डिससेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये कौन से राइट में आपको पावर दी गई है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट टू बी हर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी राइट टू चूज। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि राइट टू बी हर्ड जो है वो कंज्यूमर को ये राइट देता है कि यदि वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है, डिससेटिस्फाइड है, तो वो कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम प्राइस कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो प्राइस होगा। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा।
आ जाइए नेक्स्ट, डैश और डैश इज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर शॉर्टेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। अ डैश इज एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर शॉर्टेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, मतलब कि जब आपके पास किसी गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए कौन से जगह का यूज करते हैं, बैंक का, वेयर हाउस का, कैपिटल मार्केट का, कि ऐसी कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी वेयर हाउस। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, द डैश बजट कंटेन्स एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वीक वाइज, month wise and product wise. That will be your production budget. Here you can check your answer. Next question number 14 पे चलते हैं। The capital of the company is divided into equal parts called shares. कंपनी के जो पार्ट्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं, शेयर्स। Next question, the dash function of central bank involves settling of claims of commercial bank through a process of book entries that is called clearing house. इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो है, आप लोग जानते हो कि सेंट्रल बैंक को हम लोग बैंकर्स बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका अकाउंट जो है, ठीक है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यानी सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो जब भी कोई भी चेक जो है अलग अलग बैंकों का एक दूसरे पे क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, तो आरबीआई जो है उसे उनके अकाउंट से सेट ऑफ कर देता है और इसी क्लेम सेटअप को हम कहते हैं क्या, क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। आ चुके हैं हम लोग लास्ट एमसीक्यू की तरफ और लास्ट एमसीक्यू जो है वो कह रहा है आपसे कि इंश्योरेंस एंड बैंकिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। तो इंश्योरेंस और बैंकिंग ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है किसके, सर्विस सेक्टर के। तो इस तरीके से आपने 16 एमसीक्यूज अभी तक कर लिया है और ये 16 एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो आपको पता है इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था कि बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो सबसे पहला, इंटरनल स्टेक होल्डर ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, पहले बता दिया आपको, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो है वो रिस्क को एज्यूम करते हैं जबकि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का रिस्क से कोई लेना देना नहीं होता। यदि आप चाहें कि एग्जाम्पल के बारे में जानना तो आप लिख सकते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर के एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इंटरनल स्टेक होल्डर के एग्जाम्पल। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर तो आप बोलोगे सर डेटर, फिर आप बोलोगे क्रेडिटर, आप बोलोगे सप्लायर, आप बोलोगे कस्टमर। दे ऑल आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस बिकॉज ये बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं लेकिन बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो मार्केटिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट्स इज कॉल्ड मार्केटिंग, मतलब कस्टमर की जरूरत को समझना और उसकी जरूरत को क्या करना, पूरा करना ही किसका प्रोसेस है, मार्केटिंग का। जबकि सेलिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। दूसरा, ओरिएंटेशन की बात करें तो मार्केटिंग जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कहता है कि मार्केट इज कस्टमर ओरिएंटेड, जबकि सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है क्योंकि आपको सामान को सेल करना है, लेकिन मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस। तो देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है
क्रिएटिंग अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक बड़ा पूल क्रिएट करना ताकि आपको उनमें से सबसे बेस्ट को चुनने का मौका मिल सके। तो रिक्रूटमेंट क्या है? क्रिएटिंग लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट, और सिलेक्शन क्या है? सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमॉन्ग देम। मतलब कि जो हमने पूल क्रिएट किया है, जो इतने लोगों का बड़ा सा एक ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें से बेस्ट लोगों को चूज करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस? इसलिए है क्योंकि रिक्रूटमेंट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनमें से सभी का सिलेक्शन नहीं होता, इसीलिए सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिक्रूटमेंट का? पहले ही बता दिया। ऑब्जेक्टिव होता है रिक्रूटमेंट का ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक पूल क्रिएट करना। और सिलेक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है उनमें से सबसे बेस्ट को चुनना बाय एलिमिनेटिंग अनसुटेबल कैंडिडेट्स। जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर निकाल करके सबसे बेस्ट को चुनना ही सिलेक्शन कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला देखिए, इक्विटी शेयर्स जो होता है दे आर कॉल्ड ओन्ड फंड ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, ये कंपनी का खुद का फंड कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली कंपनी जो है इसको खुद का फंड ऑर्गेनाइज कर मानती है जनरली, क्योंकि जो लोग भी इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाते हैं दे आर जनरली कंसीडर्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, और उनका कैपिटल तब तक उनको रिटर्न नहीं मिलता जब तक कि कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए, बंद ना हो जाए पूरी तरीके से। प्रेफरेंस शेयर्स दूसरी तरफ जो है ये बोरोड फंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर बोरोड फंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो पैसे हैं वो रिटर्न करने पड़ते हैं। दूसरा है इक्विटी शेयर्स का वोटिंग राइट के बारे में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, मतलब कंपनी का जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले का जो कैपिटल रिफंड तब मिलता है जब कंपनी डिसॉल्व होगी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को भी कैपिटल तब मिलता है जब कंपनी डिसॉल्व होती है, लेकिन पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलेगा और उसके बाद बच गया तब इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलेगा। मतलब कि इनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। तो होप करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यकीन मानिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कीजिए, आप अपने एग्जाम में एक्सेल करके आएंगे, इसकी एश्योरिटी मैं देता हूं। और एक चीज की आप लोगों को ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन इसका दोनों का पीडीएफ आपको आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और वहां से जाकर के इसके पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप उससे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या होता है पहले ही बताया आपको। मार्केटिंग मींस आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, मतलब कस्टमर की जरूरतों को समझना और उसको वो जरूरत के अकॉर्डिंग उसको सामान प्रोवाइड करना, उसको सेटिस्फाई करना इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो क्या समझ में आया कि मार्केटिंग मतलब क्या होता है? तो क्या कहोगे सर? मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, क्योंकि मार्केटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ई एडवर्टाइजिंग। ई एडवर्टाइजिंग क्या होता है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। तो आपको पता होगा एडवर्टाइजिंग ओवर नेटवर्क और इंटरनेट इज कॉल्ड ई एडवर्टाइजिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग इन एडवर्टाइजिंग दैट यूजेस द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया टू हेल्प बिजनेस एंड प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विसेज को
प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइज करते हैं उसकी, तो दैट विल बी कॉल्ड अ ई एडवर्टाइजिंग। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पक्का पक्का करना है। यदि आपको छोड़ने की सोच भी रहे हैं तो इसको तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि व्हाई इज मास्टर बजट कॉल्ड अ समरी बजट। मास्टर बजट को एक समरी बजट क्यों कहा जाता है? देखिए, मास्टर बजट का मतलब क्या होता है? मास्टर बजट वो बजट होता है जिसमें सारे के सारे बजट्स का समरी लिखा हुआ होता है। मान लीजिए कि सारा छोटा छोटा बजट होता है, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मास्टर बजट में ये समरी होता है इन सभी का, ठीक है ना। जैसे प्रोडक्शन बजट, छोटा कर में लिख दिया सेल्स बजट, इस तरीके से जितने भी बजट छोटे छोटे बनाए जाते हैं उनकी समरी यहां होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं सर? व्हाई मास्टर बजट इज कॉल्ड समरी बजट। क्यों कहते हैं? क्योंकि मास्टर बजट इज नोन एज समरी ऑफ वेरियस बजट्स। आपको पहले बता दिया कि मास्टर बजट्स में हम जितने भी बजट बनाते हैं उनकी समरी को दिखाते हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी अर्निंग कर रही है या कितना खर्च कर रही है पूरे तरीके से एज एन होल। ऑर्गेनाइजेशन पूरा इनकम कितना कर रही है और टोटल खर्च कितना कर रही है, इसी को दिखाया जाता है मास्टर बजट में। मास्टर बजट जो है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोगेशन। देखो, आप जानते हो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 5 मार्क्स में ये पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछ देगा तो कोई एक प्रिंसिपल पूछ देगा। जैसे कि आपसे अभी पूछा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोगेशन, तो आपको बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वोगेशन कहता है कि आफ्टर गिविंग द क्लेम टू द इंश्योर्ड, मतलब इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस कराया है, जब इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस कराया है उसको क्लेम कर दे देती है, तो जो भी बचा हुआ सामान होता है या जो भी रिकवर सामान होता है एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बाद, उसके ऊपर जो राइट होता है वो किसका होता है? वो होता है इंश्योरेंस कंपनी का। देख लीजिए, यही लिखा होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन देने के बाद जो इंश्योरर है वो क्या करता है? स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब कि व्हेन द कंपनी इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी insured by him, the right of the ownership of such property passes to the insurer। तो जो भी बचा कुचा सामान होता है उसके ऊपर जो राइट होता है वो अब उसके ओनर का नहीं बल्कि इंश्योर्ड का हो जाता है। मान लीजिए कि मेरा एक शॉप था जिसका मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया था, उसमें आग लगी थी और उसमें सामान जल गया था। सामान जलने के बाद कुछ कुछ सामान बचे हुए थे, इंश्योरेंस कंपनी में मैंने क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे क्लेम को एडमिट कर दिया और मेरा पैसा मुझे मिल गया। तो जब वो मुझे पैसा मिल गया ना, तो पैसा मिलने के बाद जो बचा हुआ सामान था उसके ऊपर अब मेरा कोई राइट नहीं रहेगा। अब उसके ऊपर राइट किसका हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। आ जाइए, हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन ए के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि कंपलसरी पार्ट होता है। सेक्शन ए मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु आर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो बिजनेस को किसी भी तरीके से अफेक्ट करते हैं, वेदर इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे कि डेटर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि सप्लायर, जैसे कि इंप्लॉइज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, दे आर कॉल्ड stakeholders. Stakeholders are those persons or a group of institutions or a company that affects our business internally or externally or both. नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जब भी हम कोई क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है ना, तो क्रेडिट सेल के बदले में हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यदि हमें जरूरत पड़ती है तो हम समय से पहले जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के बैंक से क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट करवा सकते हैं, मतलब कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक वो रिसीट जो हमारे पास, जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं, बैंक वो हमसे ले लेगी और इसके बदले जो है कुछ कमीशन काटने के बाद हमारे अकाउंट में पैसे दे देगी। तो क्या हुआ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज? तो आप कहोगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मींस इनकैशमेंट ऑफ द बिल बिफोर डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी।
मतलब मैच्योरिटी आने से पहले ही हमने उस बिल को क्या कर लिया, बैंक से डिस्काउंट कर लिया। बैंक इसके लिए आपसे कमीशन जो है वो क्या करता है सर, काटता है इसके लिए। इसके बाद है स्टेट टू फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्या लिखिए सर, दो कम से कम फीचर्स लिखिए। तो सबसे पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया लागू होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया लागू होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है सारे के सारे सेक्टर्स पे लागू होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, ये सारे के सारे सेक्टर्स पे लागू होते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया है कि 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेशल होगा। एक होगा नेशनल लेवल पे जिसे हम नेशनल कमीशन बोलेंगे, दूसरा होगा स्टेट लेवल पे जिसको हम स्टेट कमीशन बोलेंगे, और तीसरा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड गिव एन एग्जांपल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो वो कॉस्ट जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने में, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेदर इट इज अ फिक्स कॉस्ट और वेदर इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसे कंसीडर करते हैं सेमी वेरिएबल। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कुछ एग्जांपल जैसे रिपेयर्स, मंथली टेलीफोन चार्जेस, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ बच्चों अब पहुंच चुके हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो गया। इनकेस किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो हमें डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 7003696872। आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए सेक्शन बी पे पहुंचते हैं। सेक्शन बी सबसे पहला कह रहा है सर, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आपको बता दूं कि सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप इन ऑप्शंस में से किसी भी 4 क्वेश्चंस के को कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 से लेकर के 10 तक यानी 6 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चंस करना है, तो 4 क्वेश्चंस करने हैं इन सेक्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग इन डिटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, जो प्राइसिंग होता है, किसी भी गुड्स का प्राइस रखा जाता है। सपोज कीजिए मैं इस पेन से लिख रहा हूं और इस पेन का कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा, तो इसको प्राइस को रखने के लिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों रखा गया है, या ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है प्राइस का। तो सबसे पहला प्राइसिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, हम प्राइस ऐसा रखते हैं ताकि हम अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए प्राइसिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब हम अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कम प्राइस में कोई ऑब्जेक्ट बेचेंगे, कोई कमोडिटी को सेल करेंगे, तो हमारा मार्केट शेयर जो है वो बढ़ेगा। तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी। इस ऑब्जेक्टिव में एक फर्म चाहता है कि वो अपने साइक्लिकल प्राइस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करे ताकि उसको प्राइस वॉर से वो बच सके, मतलब उसके प्राइस में बहुत ज्यादा अप डाउन्स ना हो। इसका एम ये है कि जियो और जीने दो, मतलब कि हम प्राइस ना बहुत ज्यादा ना बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, तो हमारा कॉम्पिटिटर को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मुझे भी नहीं होगा, और हम दोनों जो हैं वो क्या करेंगे, ठीक तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकेंगे। तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग होता है टू मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। कंपटीशन को मीटअप करने के लिए या कंपटीशन से बचने के लिए प्राइसिंग बहुत बड़ा टूल है। क्योंकि देखिए यदि आपका कॉम्पिटिटर जो है आपसे कम प्राइस में कोई सामान क्या करेगा, सेल करेगा ना, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपका मार्केट शेयर जो है वो घट जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम प्राइस ऐसा रखें
ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को मीटअप कर पाए। नेक्स्ट, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। आपको एक टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कमाना है। एक अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप इतना आपको रिटर्न मिले, उसके लिए भी आपकी प्राइसिंग बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। इसके लिए आपको सेल्स बढ़ाना पड़ेगा और सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको प्राइस कम रखने पड़ेंगे, या फिर कह सकते हो एक फेयर प्राइस रखना पड़ेगा जिसको कंज्यूमर एक्सेप्ट कर ले। दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका है सर, आप सेल की वॉल्यूम बढ़ाइए। सेल कब बढ़ेगा आपका? सेल तब बढ़ेगा आपका जब आप एक अच्छी प्राइसिंग देंगे। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग? तो आप क्या बोलोगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग? आप फटाफट कहोगे सर इंक्रीज इन मार्केट शेयर। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी। तीसरा मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। चौथा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। एंड पांचवा दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये पांचों के पांचों जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? प्राइसिंग के। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जितने क्वेश्चंस भी हमने किए उनमें से सबसे यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो वो है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के किन्हीं 5 फंक्शंस को बताइए। तो आपको पता है सेंट्रल बैंक जो है वो क्या होता है? सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश के पास अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि रेगुलेटर होता है सारे बैंक्स का। यानी कि हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है लाइक HDFC, SBI, जितने भी बैंक्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके उनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है? RBI करती है। रेगुलेट करने का मतलब कि जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। आरबीआई जो भी गाइडलाइंस देगी उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे बैंकिंग रेगुलेटेड बिजनेस होंगे। तो हमसे पूछा गया है कि आरबीआई के कोई 5 फंक्शंस बताइए। तो सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू और करेंसी फंक्शन। तो सबसे पहले बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द मोनोपोली टू इशू नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पास मोनोपोली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसी संस्था है पूरे भारत में जो नोट इशू कर सकती है, जो करेंसी इशू कर सकती है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू इशू करेंसी। ठीक है ना, इसके पास करेंसी इशू करने का राइट है। सेंट्रल बैंक जो है वो 3 मेन कंसिडरेशंस देखती है नोट इशू करते वक्त। पहला यूनिफॉर्मिटी, इलास्टिसिटी एंड सेफ्टी। नेक्स्ट, बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? बैंकर्स बैंक है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो अपना बैंकिंग रिलेशन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करते हैं। इसके बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट का एक तरीके से एडवाइजर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अकाउंट किसके द्वारा रेगुलेट होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी फंक्शन इज कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए हर एक कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना इंडिया में, वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का अपने टोटल डिपॉजिट का एक रेशियो जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है ना, तो ये कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रहता है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखती है। कस्टडियन ऑफ नेशंस रिजर्व इंटरनेशनल करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जितने भी फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आते हैं उनको करेंसी को रिजर्व करने का राइट किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मतलब कि सारे के सारे फॉरेन करेंसी जितने भी इंडिया में आते हैं उसका रिजर्व कौन मेंटेन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। इसके बाद लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि जब भी कमर्शियल बैंक को किसी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होता है और रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा होता तो एट लास्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी क्या नहीं मिला? फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला, तो उस टाइम पे उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस को पूरा किया किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे सबसे पहला पूछा है कि ब्रीफली डिस्कस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हमारे कैपिटल मार्केट के। तो कैपिटल मार्केट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है कि कैपिटल मार्केट्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड क्या, इन्वेस्टर। कैपिटल मार्केट जो है वो सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में क्या क्रिएट करता है, एक लिंक क्रिएट करता है। मतलब कि कैपिटल मार्केट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक चैनल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जिनके पास पैसे ज्यादा है वो इन्वेस्ट करते हैं और जिनके पास पैसे कम है वो लोन लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। एक तरीके से एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा होता है। कैपिटल मार्केट इंकरेजमेंट टू सेविंग। कैपिटल मार्केट जो है सेविंग को इंकरेज करता है। इफिशिएंट एंड वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट प्रोवाइड गुड्स रिटर्न्स एंड इनहेंसमेंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि लोगों को सेव करने के लिए इंकरेज करता है कौन, तो कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, इनकरेजमेंट टू इन्वेस्ट। जो पैसा उन लोगों ने सेव किया है, जो पैसा लोगों ने सेव किया है ना, उसको इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट lending to the business firms and the government and thus encourage savings. They provide an investment avenue to the people who wish to invest resources for a long period of time. जो लोग भी पैसा लंबे टाइम के लिए लगाना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट उनको एक प्लान प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमारे देश का इकोनॉमिक क्या होता है सर, ग्रोथ होता है। Capital market not only reflects the general condition of the economy but also smoothens and accelerates the process of economic growth. यही नहीं, पांचवा पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी इन सिक्योरिटी प्राइसेस। जो सिक्योरिटी मतलब कि बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, शेयर्स, इनका जो प्राइस है ना उनको स्टेबल रखने में हेल्प करती है हमारी कैपिटल मार्केट। तो ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखिएगा। टीचर आपसे डिमांड करता है इन पॉइंट्स को। यदि आप इन पॉइंट्स को भी याद कर लेते हैं और आप इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप खुद से भी सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं चीजों को, तो भी आपको काफी अच्छा मार्क्स मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा मगअप करना पड़ेगा। आप चीजों को समझिए और समझ करके ये समझिए कि उस पॉइंट के अंदर आपको वहां पे लिखना क्या है। चलिए, तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में तो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6 का 1, दैट इज ब्रीफली डिस्कस द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 की तरफ कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड क्या होता है, तो इस तरह का फ्रॉड तब कमिटेड माना जाता है जब कोई फेक काउंटर प्रोडक्ट जो है मार्केट में रिलीज कर दिया जाए, जैसे पायरेटेड प्रोडक्ट या कॉपी प्रोडक्ट को मार्केट में ला दिया जाता है। जैसे कि कोई फिल्म रिलीज हुई और उसके फिल्म को कॉपी बना करके मार्केट में सेल किया जा रहा है, किसी का पेटेंट को बेच दिया जा रहा है, किसी के कॉपीराइट को वायलेट किया जा रहा है, तो दे ऑल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। प्राइवेट वेयर हाउसेज क्या होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेज वे वेयर हाउसेज होते हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज्ड होते हैं और इसका जो ओनर्स होता है वो एक कोई व्यापारी या खुद मैन्युफैक्चरर होता है जो अपने गुड्स को वहां पे स्टोर करता है खुद के पर्पस के लिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए सर। एक्सप्लेन द यूटिलिटीज ऑफ बजट। बजट की यूटिलिटीज क्या क्या है, यानी बजट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बजट का यूजेस क्या क्या है। तो बजट आप जानते हैं, बजट के यूजेस के बारे में, यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला आप लिखेंगे ऑपरेशनलाइज प्लान्स। बजट जो है आपके प्लान को ऑपरेशनल बनाता है। दैट मीन्स कि वी ऑल नो दैट वी कांट क्रॉस द बजट लाइन। आपको सबको पता है कि हम अपने बजट लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो बजट लाइन क्या करता है, आपने जो भी प्लान बनाया है उसको क्या करता है, ऑपरेशनल करता है, उसको लागू करने में हेल्प करता है। बजट
helps in increasing efficiency. Budget brings efficiency and economy in the working of a business firm. Budget created a sense of responsibility. Budget जो है एक responsibility का sense create करता है by putting, ठीक है, by putting some responsibility on the shoulders of management. उसके बाद है सोर्स ऑफ मोटिवेशन. बजट जो है आपको एक तरीके से मोटिवेशन का क्या प्रोवाइड करता है, सोर्स प्रोवाइड करता है. द प्रोजेक्टेड कॉस्ट रिजल्ट इनटू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. यदि आप कॉस्ट को कंट्रोल रखते हैं तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको एक तरीके से अपने अंदर से मोटिवेशन मिलेगा. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड in order to implement the best budget. The various budgets made in the organization are to be coordinated and should follow the same objectives. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही तरह का बजट को फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. द बजट हेल्प्स is prepared by the management but the responsibility to carry on the budget is vested on the respective department. मतलब delegation of authority का मतलब होता है कि जब हम पावर अपना कुछ ऑथोरिटी जो है अपने से अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहता है आपसे कि बजट जो है वो जनरली प्रिपेयर करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन उसको फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर होती है अपने लेवल पे. तो हालांकि मैंने 6 लिखवाया है, आपको पढ़ना सिर्फ 5 ही है. अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के क्या क्या फंक्शंस हैं. तो सबसे पहला आप फंक्शंस क्या कहोगे, तो देखिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी का फंक्शन होता है वो आपके एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर करना. आप कितने बजट में आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, दैट बजट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी. दूसरा कोऑर्डिनेशन. एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है आपके जितने भी एडवर्टाइजर होते हैं, ठीक है, मीडिया होते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करेगा. एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुद एडवर्टाइज नहीं करता, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके बिहाफ में एडवर्टाइज करवाता है अलग अलग मीडिया ग्रुप के थ्रू. तीसरा सेल्स प्रमोशन. आपका इस तरीके से एक तरीके से सेल्स प्रमोट होगा. यदि आप एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो तो एडवर्टाइजिंग जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये कोशिश करता है कि आपके प्रोडक्ट को बार बार दिखाया जाए लोगों के सामने, ताकि वो उनके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे जिसके कारण आपका सेल्स प्रमोट हो. पब्लिक रिलेशन पीआर. एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करती है अपने क्लाइंट्स के लिए, जिससे कि गुडविल जनरेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा. एंड इसके बावजूद भी कुछ नॉन एडवर्टाइजिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है कौन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी. क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो कभी कभी जो है कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइसेस को फिक्स करती है और कौन से प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देना है इसको भी डिटरमाइन करती है. तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सप्लेन. तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है कि एक्सप्लेन एनी 5 मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग के 5 मॉड्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए. तो इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग है क्या. तो सर इकोनॉमिक रिसोर्स प्लानिंग जो है जिसे हम ईआरपी भी कहते हैं वो एक्चुअल में एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को काफ़ी आसान बना देता है. इसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जिनमें से हमें 5 मॉड्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है. तो आइए देखते हैं. इसमें सबसे पहला मॉड्यूल जो होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल.
अब HRM मॉड्यूल क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल जो है वो HR टीम को हेल्प करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का सारा डाटा को अपडेट रखे, जैसे कि एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, लाइक उनका परफॉर्मेंस रिव्यू, उनके डेजिग्नेशंस, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल मैट्रिक्स, टाइम एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग, सारा कुछ जो है वो HRM मॉड्यूल करके देता है। दूसरा आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या है? तो ये मॉड्यूल जो है ना वो रिकॉर्ड करता है कि कितना हमारे पास जो है चीज़ें की सप्लाई हुई, दैट मीन्स स्टॉक जो है हमारा कितना आया, कौन सा स्टॉक कहाँ गया, ये टोटल चीज़ों को ERP जो है वो क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करके रखता है। सारा का सारा डिटेल जो है हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मदद से निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, ERP एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यदि मैनुअली किया जाए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है यदि हम इसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। तीसरा, थर्ड वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो ERP जो है वो क्या करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बिल्कुल क्लोज होता है, दोनों का फंक्शन भी लगभग सेम ही होता है। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना स्टॉक है। तो इस चीज को आसान करता है ERP का मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल। कैसे ट्रैक करता है? तो जब भी स्टॉक एक मिनिमम लेवल तक पहुंचता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन देना स्टार्ट करता है। ये हमको बताता है कि किसी भी टाइम पे हम कितना स्टॉक है हमारे पास रेडी, वो सारी चीजें हम इसकी मदद से जान सकते हैं। इसके बाद आता है सेल्स मॉड्यूल। सेल्स मॉड्यूल आपको बताता है कि टिल डेट आपने वीक वाइज कितना सेल किया, आपने मंथ वाइज कितना सेल किया, आपने ईयर वाइज कितना सेल किया। ये सारा डाटा आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बावजूद भी सेल्स मॉड्यूल जो है वो सेल्स क्वेरीज, इंक्वायरी, एनालिसिस, सेल्स हैंडलिंग, कोटेशन ड्राफ्टिंग, ये सारा खुद काम कर देता है। ऑनलाइन भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और CRM जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है हमारे ERP में, दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ बिजनेस, एंड इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस वी विल हैव टू satisfy our customers, so we will have to understand the need of the customer. Apart from that we will also have to understand that how much satisfaction we are providing to them. हम कितना सेटिस्फैक्शन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम ये चीज़ें जान जाएंगे कि हम उन्हें कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हमारी क्वालिटी सर्विसेज को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो उसके लिए है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या मॉड्यूल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से 8 का नंबर 1 हो चुका है हमारे सामने। अब 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब एनी 5 टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है सर? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है सेल को प्रमोट करना, मतलब कि सेल को बढ़ाना। तो जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या करती हैं, सेल्स को प्रमोट करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुभावने ऑफर दे करके, जिसके अंदर कूपन्स होता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ यहाँ पे सेल्स प्रमोशन के टेक्निक बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है बोनस ऑफर। बोनस ऑफर क्या होता है? इसमें बाई 1 गेट 1, आपने देखा भी होगा कि आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको ऑफर दिया जाता है कि बाई 1 गेट 1 फ्री। तो जो बाई 1 गेट 1 फ्री दिया जाता है ना, वो जनरली एक तरीके से बोनस ऑफर है। इसमें क्या किया जाता है कि जो आर्टिकल नहीं बिक रहा होता है उसको स्टॉक क्लियर करने के लिए हम दूसरे के साथ उसे क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ताकि पहले वाले ऑब्जेक्ट का सेलिंग मार्केट में बढ़ जाए। दूसरा एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर में क्या होता है, कस्टमर्स को ऑफर किया जाता है कि वो अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स लेकर के आए और हमारे पास से नए प्रोडक्ट्स लेकर के जाए। आपने देखा भी होगा रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, AC वगैरह जो है वो एक्सचेंज ऑफर में बिक जाते हैं। इसके बाद है कूपन्स। कूपन्स क्या होता है सर? इसमें कस्टमर जो है, इसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए उन्हें कूपन्स प्रोवाइड करता है, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को डायरेक्ट मेल भेजता है ताकि कस्टमर जो है बार बार उसके पास आए। ठीक है, कूपन्स जो होते हैं
ये जनरली कोई नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं या कस्टमर को अपने बिजनेस में रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस सेल। क्लियरेंस सेल क्या होता है? तो क्लियरेंस सेल का मतलब होता है कंपनी का जो स्टॉक है, ठीक है ना, वो काफी जमा हो गया होता है, तो कंपनी जो है अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कोई अच्छे मौके पे, जैसे न्यू ईयर हो गया, कोई फेस्टिव ओकेजन हो गया, उस टाइम पे अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए ये ऑफर्स प्रोवाइड करती है। एंड द नेक्स्ट वन इज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्री तरीके से एडवर्टीजमेंट करना। जब कोई कंपनी नया मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करती है ताकि उसको कस्टमर का एक्सेप्टेंस मिल पाए और उसका जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर हो पाए। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है किसके लिए? सेल्फ प्रमोशन के लिए, ताकि कस्टमर जो है आपके टेस्ट को जाने और जानने के बाद जब उनको आदत हो जाए तो वो आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज करे। तो ये 5 तरीके थे जिनसे कोई भी कंपनी अपने सेल्स प्रमोशन को बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस हायरिंग ऑफ कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कोई कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हायर करते हैं तो हम उसे कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट के 2 एडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला, ये काफ़ी कम एक्सपेंसिव है, तो आप लिख लेंगे लेस expensive if we hire man force or workforce from within the organization, then it will less expensive। otherwise हम लोगों को काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, फिर ना सिलेक्शन होगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनका ओरिएंटेशन होगा और फिर वो हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को हायर कर लेते हैं तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है फैमिलियरिटी विद द कैंडिडेट। हम कैंडिडेट्स को पहले से जानते हैं, हम फैमिलियर हैं, ठीक है ना। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होने के कारण जो है वो कंपनी के सारे वर्कफोर्स को जानते हैं, उन्हें अलग से कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनका इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता, हमारे पास जो चॉइस होता है वो लिमिटेड होता है। और एक और आप बोल सकते हो कि जब हम रिक्रूटमेंट इंटरनली करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस और लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ तो भाई साहब टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। टाइम बाउंड प्रमोशन का मतलब होता है समय के साथ लोगों को प्रमोशन किया जाता है, उनके मेरिट पे नहीं किया जाता। तो इसका इल इफेक्ट देखने को मिलता है हमें एम्प्लॉय के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आरटीजीएस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है सर? आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वंस अकाउंट टू एनी अदर पर्सन्स अकाउंट। ठीक है, आरटीजीएस क्या है? एक तरीका है जिससे हम फंड ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है ना, विथ रियल टाइम, मतलब कि एकदम इंस्टेंटली जो है वो हम फंड ट्रांसफर कर रहे होते हैं। रियल टाइम का मतलब होता है कि आप गए, आपने बैंक में चेक काट के दिया और वो थोड़ी देर के अंदर ही आपके ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस कर देते हैं। हालांकि आरटीजीएस का जो मिनिमम लिमिट होता है वो 2 लाख रुपए का होता है। 2 लाख से कम का आप आरटीजीएस नहीं कर पाएंगे। आप आरटीजीएस 2 डिफरेंट बैंक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये पहले सिर्फ बैंकिंग के थ्रू होता था, लेकिन आज के टाइम पे ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं और पहले बैंकिंग आवर्स में ही होता था। आज ये 24/7 आप अपने मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की मदद से भी कर सकते हैं। तो आरटीजीएस इज नथिंग जस्ट अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन पर्सन्स अकाउंट टू एनी अदर पर्सन्स। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यानी यदि कोई पर्सन जो है वो अपने प्रॉपर्टी के ऊपर मोर देन 1 पॉलिसी लिया हुआ है, ठीक है, और उसे किसी तरीके का लॉस होता है तो उसके जितने भी इंश्योरर होंगे वो क्लेम के अमाउंट को आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि ये मिस्टर एक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक व्यक्ति थे, इन्होंने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया तो 4 लोगों से इन्होंने पॉलिसी करवा ली। रिलायंस से अलग करवाया, मैक्स से अलग करवाया,
वीडियोकॉन से अलग करवाया और मुथूट से अलग करवाया। अलग अलग तरह से 4 लोगों से पॉलिसी ले ली। अब क्योंकि इन्होंने 4 लोगों से पॉलिसी ले ली, तो इनको कोई यदि क्लेम होता है, मान के चलिए इनके घर में आग लगी और इनका क्लेम हो रहा है 1 लाख रुपए का, इन्होंने इंश्योरेंस से क्या किया, क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से। ये जाकर रिलायंस वाले को भी 1 लाख बोले, मैक्स वाले को भी 1 लाख बोले, वीडियोकॉन वाले को भी 1 लाख बोले और मुथूट को भी बोले 1 लाख। यानी कि इन्होंने सबको 1-1 लाख रुपए का क्लेम कहा, क्योंकि इन्होंने 4 जगह पॉलिसी भरी थी। तो इस केस में क्या होगा कि चारों कंपनियां उनको अलग अलग क्लेम नहीं देंगी, इन चारों कंपनियां आपस में ये 1 लाख को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगी, दैट इज 25,000 ईच कंपनी अपना क्लेम दे देगी। तो इसको कहते हैं कि जब मोर देन 1 पॉलिसी लेते हैं तो ये प्रिंसिपल लागू होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके बाद है नेक्स्ट, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का, यहाँ से आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं और ये गारंटी मानिए कि सर इसमें स्कोर करना सबसे आसान होता है। कुछ भी नहीं है सर, आप सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होते क्या हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो आप क्या कीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस सम्स को ट्राई कीजिएगा, आप डेफिनेटली इसे बना पाएंगे। आप इसमें जस्ट आपको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, जो कि एक फॉर्मेट बेस्ड होता है। आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आता, आपको विदाउट एडजस्टमेंट्स आएगा। सिर्फ आपको एलोकेशन करना है, जो चीजें ट्रेडिंग में जाएंगे ट्रेडिंग में डालेंगे, जो चीजें पीएल में जाएंगे पीएल में डालेंगे और जो चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी उसे बैलेंस शीट में डालेंगे और फिर सबका टोटलिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, हमसे कहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर ए अवस्थी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, डेबिट बैलेंस शीट जो है ये भी बनाना है हमें। तो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाता है आप जानते हो सर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, तो आप जानते हो सर, ड्राइंग्स को हम लोग लेस फ्रॉम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। कैसेट बैंक कहाँ जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। परचेजेस कहाँ जाता है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होता है, तो आप करेंगे लेस फ्रॉम क्या, परचेजेस। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं ट्रेडिंग में, सेल्स लेस फ्रॉम सेल्स। डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड रहता तो कहाँ जाता, ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद है सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट्स में। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट्स में। डेटर्स, डेटर्स कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के अगेन एसेट्स में। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। thereafter स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक्सपेंस है हमारे लिए। कमीशन रिसीव्ड, देखिए क्रेडिट में, रिसीव है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और लोन जो है हमारा, ये भी लोन में क्रेडिट दिया हो, याद रखेंगे लोन में क्रेडिट बैलेंस हो तो हमने लोन लिया है, तो लोन लिया है तो लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। और यदि हमने लोन दिया होता किसी को तो वो डेबिट में होता, तो डेबिट में होता तो हमने लोन दिया होता तो उसको हम एसेट में लिखते। ये सारी चीजें हैं जिसको आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो बताया है उसी चीज को आप यहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। ये तरीका होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इस तरीके का एक अकाउंट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। इसमें आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए अवस्थी। ट्रेडिंग और पीएल आप एक साथ बना रहे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जितना तारीख है वो लिखें। इसके बाद आप ट्रेडिंग का जो जो आइटम मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग में जैसे कि 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर आपने परचेजेस लिखा, परचेज से रिटर्न था तो आपने माइनस कर दिया। यहाँ पे आपने सेल्स लिखा और सेल्स से आपका सेल्स रिटर्न माइनस था तो आपने उसको माइनस कर दिया। फिर याद रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 2 जगह लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। बस यही एक चीज जो है आपको याद रखने वाली है कि क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री 2 जगह होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में उसको डेबिट में लिख दीजिए और जो फिर क्रेडिट में उसको क्रेडिट में लिख दीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपने क्रेडिट साइड को टोटल किया, 2,07,000 आ रहा है, यही अमाउंट को आप यहाँ पे बैठाएंगे।
फिर माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा डेट विल बी कॉल्ड 1,29,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा 1,29,000। फिर सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद डेबिट को माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। और आखिरी चीज जो भी बैलेंस है आपका, बैलेंस में डेबिट में आपका बैलेंस में लाइबिलिटी साइड में जो आपकी लाइबिलिटीज है जैसे क्रेडिटर्स, लोन, यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है, तो ये नेट प्रॉफिट आपका जो पीएल में प्रॉफिट हुआ ना, डेट विल बी कॉल्ड नेट प्रॉफिट। इसके बाद बैलेंस शीट में कैसेट, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स जो भी दिए हुए हैं उनको लिख दीजिए और टोटल कीजिए। याद रखिएगा एग्जाम में यदि आपका बैलेंस शीट टैली होता है तो 90% गारंटी है कि आपका सवाल सही है। इन केस बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कोई एडजस्टमेंट छूट जाता है या फिर कुछ एरर ऐसे हो जाते हैं जो डुअल साइड को इफेक्ट करते हैं, उनके कारण भी बैलेंस शीट टैली हो जाता है। तो बैलेंस शीट टैली होना आपका 100% गारंटी नहीं देता फाइनल अकाउंट सही होने का, लेकिन चांसेस है कि आपका सवाल 90% सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया मॉक टेस्ट नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कराया। और आज हम लोगों ने प्लान किया है कि टोटल मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ 5 कराएंगे, जिसमें से आपका सारा का सारा इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को टैली करके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। और एक बात, यदि आपको किसी तरह का कोई फीडबैक या कोई सजेशन हो तो आपका फीडबैक और सजेशन हमेशा से ही उसका स्वागत करता हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बूस्ट अप हो और आने वाले टाइम में भी हम इसी तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।